तुम अकेली थी। मुझे लगा वह फिर हंसी में झूठ कह रही है, लेकिन उसके चेहरे पर एक सूखी उत्तप्त सी उत्तेजना सिमट आई थी। हाँ, लेकिन डर की बात नहीं थी। रास्ते में सिर्फ इक्के दुक्के शराबी मिल जाते थे। मैं उनसे डरती नहीं। अगर उन्होंने सचमुच शराब पी रखी हो और बहाना न कर रहे हो, तब वे खतरनाक होते हैं। मैं उनकी आदी हूँ। तुम कहाँ गई थी? एक पल के लिए वह मुझे देखती रही, जैसे मेरी उत्सुकता नाप रही हो। म्यूजियम तक। सीढ़ियाँ चढ़कर मैं टेरेस पर चली आई। वहाँ से सारा स्क्वायर दिखाई देता था और रोशनियाँ। तुमने मुझसे उसके बारे में कुछ नहीं कहा। यू सी, आई डिस्कवर्ड इट माई सेल्फ। उसने हंसते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं वहाँ देर तक खड़ी रही। फिर बर्फ गिरने लगी और मैं नीचे उतर आई। तुमने वह टेलीफोन बूथ देखा है जो म्यूजियम के नीचे है? मैंने सोचा तुम हॉस्टल में होगे। जानते हो मैंने क्या किया? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। तुम अपने गेट कीपर से पूछ लेना। मैं बूथ में चली आई और खड़ी रही। बूथ के शीशे के बाहर बर्फ गिर रही थी। मैं कुछ देर तक उसे देखती रही। मैंने रिसीवर उठाया। एंड आई रैन यू। यस यस, आई रैन यू। सिर्फ यह जानने के लिए कि तुम क्या कर रहे हो। मैं वहाँ नहीं था। मुझे मालूम है। मैंने पहले तुम्हारा नाम बताया। तुम्हारे कमरे का नंबर मुझे मालूम नहीं था। उसने मुझसे कहा कि वह तुम्हें जानता है, लेकिन तुम अपने कमरे में नहीं हो। फिर मैं बाहर आ गई। मुझे अचानक डर सा लगा। पहली बार मुझे डर था कि कहीं उन्होंने होटल का गेट बंद न कर दिया हो, लेकिन जब मैं वहाँ गई वह खुला था। बाद में पता चला वह रात भर खुला रहता। तुम्हें दुख है तुम रात भर नहीं घूम सकी? मैंने कहा नहीं। उसने मुस्कुरा कर मेरी ओर देखा। उसके बाद मैं बहुत थक गई थी। बिस्तर पर लेटते ही सो गई। लोग हमारी ओर देखने लगे थे। हम भीड़ से बाहर आ गए और ट्राम स्टेशन की ओर चलने लगे। मैंने उसका डफल बैग अपने कंधे पर लटका लिया। उसने उसमें से अपना कोट निकाल कर पहन लिया था। वह कोट भी नहीं था। पीले रंग की एक लंबी ऊनी जैकेट थी जो शुरू गर्मियों में पहनी जाती थी। उसे देखकर लगता था जैसे वे गर्मियों के दिन हों। उसने स्कार्फ उतार दिया था और उसके भूरे बाल कंधों पर गिर आए थे। सुनो, वह ठहर गई। मैंने उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें बुरा लगा? किस लिए? मैंने तुम्हें फ़ोन किया था। वह बीच में रुक गई। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसका हाथ अपने कोट की जेब में डाल लिया। वह आश्वस्त सी हो गई। जब ट्राम आई, मैंने मीता को गोद में लेकर चढ़ा दिया। रायना और वह भीतर चले गए। मैं टिकट लेने के लिए कंपार्टमेंट के बाहर खड़ा रहा। बाहर सर्दियों का मलिन आलोक था। स्क्वायर के परे एक छोटा सा चर्च दिखाई दिया। इस तरफ से गुजरते हुए वह हमेशा दिखाई देता था। उसकी बुर्जियाँ बहुत छोटी थीं। सिर्फ ट्राम में खड़े होकर उसकी एक उड़ती हुई झलक मिल जाती थी। टिकट लेकर मैं भीतर चला आया। वे खिड़की के बाहर पुलों को देख रहे थे। ट्राम नदी के साथ साथ एम्बैंकमेंट पर चल रही थी। नदी पर अब भी कहीं कहीं बर्फ जमी थी। उसकी सतह नीले कांच सी धूप में चमक रही थी। मैंने उन्हें वह टापू दिखाया जहां हम कल स्केटिंग के लिए गए थे। वह वीरान था। दूर से सिर्फ लाल नीली झंडियां हवा में उड़ती हुई दिखाई दे जाती थीं। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने मेरी ओर देखा। तुम सब देख लोगी, मैंने कहा। क्या वह दूर है? कौन सी जगह? सेंट लॉरेंतो। मैं वहाँ दोबारा जाना चाहती थी। उसका स्वर पहियों की गड़गड़ाहट में डूब सा गया। वह कासल के पास है। हम वहीं जा रहे हैं।
वह चुप रही और खिड़की के बाहर देखती रही। मुझे याद आया उसने कल उसके बारे में कहा था। बरसों पहले वह अपने पति के साथ यहाँ आई होगी। तब मैं यहाँ नहीं था। हम यहाँ दूसरी बार आई हैं। यह मैं अक्सर भूल जाता था। जब याद आता था तो यह असंभव सा लगता था, बुरा भी लगता था। मैं चाहता था कि उसे हर चीज़ पहली बार दिखाई दे, लेकिन वह सिर्फ उन चीज़ों को ही देखने के लिए आतुर से दिखाई देती थी जो वह पहले देख चुकी है। यह अक्सर होता है जब तुम कुछ लोगों से मिलते हो, लगता है तुम बहुत बाद में मिले हो। पहली बार का विस्मय तुम्हारे लिए होता है और सुख भी उनके लिए नहीं होता। उन्हें जब हुआ था तब तुम नहीं थे। अरे, ये तो बड़ी गहरी बात है। जब तुम कुछ लोगों से मिलते हो, लगता है तुम बहुत बाद में मिले हो। पहली बार का विस्मय तुम्हारे लिए होता है और सुख भी उनके लिए नहीं होता। उन्हें जब हुआ था तब तुम नहीं थे। क्या सोच रहे हो? उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। कुछ नहीं, मैंने कहा। देखो, हम ऊपर जा रहे हैं। मैंने खिड़की के बाहर लेतना पहाड़ी की ओर इशारा किया। मीता ट्राम की बेंच पर खड़ा हो गया था ताकि उसे बार बार सिर न उठाना पड़े। चढ़ाई पर वीपिंग विलोज की छाया फैली थी। शहर नीचे जा रहा था, नदी भी, प्राग के पुल और स्क्वायर, सब कितना सुंदर है, एकदम जीवंत है। ये सिर्फ वो हिस्सा ज़रा कठिन है कि जब वो कहता है कि वह सिर्फ उन चीज़ों को देखना चाहती थी जो पहले देख चुकी है। और वो कहता है कि हमारा नैरेटर, हमारा नायक, कि ऐसा होता है कि हम जब पहली की बार किसी से मिलते हैं तो भी ऐसा लगता है कि हम पहले भी मिले थे और दोबारा मिल रहे हैं। और पहली बार का विस्मय एक को होता है, सुख भी, लेकिन दूसरे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जैसे ये विस्मय उन्हें पहले हो चुका है और तुम बाद में। तो ये एंटिसिपेशन ही नहीं है, ये एक किस्म का ये भी है कि आप ये इस तरह से ये हो कि आपको लगे कि आपने पहले ऐसे एक व्यक्ति से भेंट की है। बहुत सी बातें हैं इसमें, गूढ़ मनोवैज्ञानिक और भाषा तो है ही है। लोगों से मिलने के एहसासों को लेकर इतना बारीक लिखना आसान नहीं है। लेकिन ये बहुत खूबसूरत है कि प्राग नीचे जा रहा है, नदी भी, ट्राम ऊपर की ओर उठ रही है, लेतना पहाड़ियों पर कासल के पास जा रहे हैं। हमें लग रहा था जैसे हम तीनों मैरी गो राउंड के डिब्बे में बैठे हैं जो धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ रहा था। मीता हंसता हुआ चीखने लगता था और ट्राम में बैठे लोग कौतूहल से उसकी ओर देखने लगते थे। उसे उनका ख्याल नहीं था। वह बार बार रायना से जर्मन में कुछ पूछता था, किसी महल के टूटे फूटे टेरेस या टावर के बारे में, या रास्ते में दिखने वाले पुराने खंडहरों के बारे में। रायना उसके प्रश्न का अनुवाद अंग्रेजी में कर देती और जब मैं उसे समझाने लगता तब तक वह चीज़ पीछे छूट जाती और उसका ध्यान दूसरी चीज़ों में भटक जाता। ऐसा भी होता कि जब मैं किसी इमारत या चर्च के बारे में समझा रहा होता, वह मेरी ओर देख लेती, सिर्फ एक छोटे से लम्हे के लिए। न वह कुछ कहती, न यह भ्रम देती कि वह सुन रही है। मैं सिटपिटा सा जाता और मुझे अपने शब्दों पर संदेह सा होने लगता। उसकी आंखें शांत रहती। मैं बोलता रहता, यह जानकर भी कि वह सुन नहीं रही। वह सुन नहीं रही, इससे मुझे तसल्ली मिलती। क्या खूबसूरत वर्णन है।
कितना जानते हैं आप एक अपने लोकेल के बारे में कि आप किसी को उसके बारे में ऐतिहासिक ढंग से बताते हुए या प्रोफेशनल टूरिस्ट के या गाइड के अंदाज में बताते हुए, मार्गदर्शन करते हुए और घुमा सकें, तो उसको नियामत ही लगती है कि वो सुन नहीं रही है। और कभी कभी उसे लगता है कि अगर वो उसको सुन रही है तो वो उस पर सब अपने पे संदेह होने लगता है। पूरी नहीं, लेकिन एक तरह से मैं निश्चिंत सा हो जाता। वह अपना हाथ मेरे कंधे से उठाकर नीचे बेंच पर रख देती। वह हिलता रहता, बहुत सफ़ेद और साफ। उसमें वह कुछ भी नहीं था जिसे हम सेंसुअल कहते हैं। तब यह भी लगता वह मुझसे बड़ी है। हाथ देखकर दूसरे का बड़प्पन इतनी जल्दी कैसे पता चल जाता है, मैंने इतना पहले नहीं सोचा था। मैं निगाहें हटा लेता और बाहर देखने लगता। पहाड़ी के अंतिम छोर पर आकर ट्राम रुक गई। इसके आगे वह नहीं जाती थी। हम वहीं उतर गए। वह एक छोटा सा स्क्वायर था, पहाड़ी पर खुली हथेली सा। थोड़ी दूर पर मॉनेस्ट्री थी और उससे सटा हुआ होली ट्रिनिटी का एक चर्च। कुछ दुकानें थीं, एक पब और एक ड्रग स्टोर। लगता था वह कोई उजड़ा कस्बा हो शहर के ऊपर। मीता को धैर्य नहीं था। ट्राम से उतरते ही उसने हमारा साथ छोड़ दिया और उस पगडंडी पर चलने लगा जो मॉनेस्ट्री की तरफ उतरती थी। तुम्हें भूख तो नहीं लगी? उसने पूछा। नहीं। तुम कुछ खाओगी? कहीं बैठकर उसने कहा। मैं होटल से कुछ सैंडविचेस ले आई थी। हम चलने लगे। हवा अस्थिर थी, कभी अचानक उठ जाती थी और हम कांपने लगते थे, फिर वह एकदम मर जाती। सिर्फ ऊपर टेलीग्राफ तारों की साए साए सुनाई देती रहती। लगता था जैसे इतनी ऊपर आकर हर आवाज़ तीखी और चमकीली हो गई है। क्या खूबसूरत वर्णन है दोस्तों। मैं कैसे बताऊँ, मतलब ऐसा प्रयोग छायावादियों के विषय में भी कहा गया है कि उन्होंने मूर्त को अमूर्त और अमूर्त को मूर्त विशेषण दिए। इसी तरह से यही नहीं, कई तरहों के विशेषण, जैसे सुरीला हाथ है ना, तो हवा चमकीली, उस तरह से सुमित्रानंदन पंत के विषय में कहा जाता है जब वो सुरीला हाथ याद करते हैं तो। लेकिन हवा चमकीली और इस तरह का गद्य तो अब बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा है, लेकिन फिर भी निर्मल जी की जैसी भाषा विरल है हिंदी में। आप देख ही रहे हैं किस तरह से धारा प्रवाह उनकी बात चलती है, कहीं भी अटकाव नहीं है। उलझाव भले हल्का सा हो सकता है जो आपको रुक कर दोबारा पढ़ने के लिए प्रेरित करे। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।